वह पृष्ठ समाप्त हो गया। बलराज अगला पृष्ठ पलट ही रहा था कि उषा कमरे में आ पहुंची। बलराज के हाथों में वह कापी देखकर वह तड़पसी उठी। सहसा बलराज के बहुत निकट आकर और अपना हाथ बढ़ाकर उसने कहा, माफ कीजिए, यह कापी मैं किसी को नहीं दिखाती, यह मुझे दे दीजिए। बलराज पर मानो घड़ों पानी पड़ गया और स्तब्धसी दशा में उसने वह कापी उषा के हाथों में पकड़ा दी। अपनी उद्विग्नता पर मानो उषा अब लज्जित सी हो उठी। उसने वह कापी बलराज की ओर बढ़ाकर जरा नरमी से कहा, अच्छा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। और यह कहकर वह नोटबुक उसने बलराज के सामने रख दी, मगर बलराज अब उस कापी को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर सका। उसके बाद बलराज ही के अनुरोध पर उषा ने गाकर भी सुना दिया। अनेक चुटकुले सुनाए। वह जी खोलकर हंसती भी रही, मगर 15 बरस की इस छोटी सी बालिका के प्रति ऊपर की घटना से बलराज के हृदय में सम्मानपूर्ण दशहत का जो भाव पैदा हो गया था, वह हट न सका। वर्षा की बौछार के कुछ छींटे सोए हुए बलराज के नंगे पैरों पर पड़े। शायद उसे कुछ सर्दी सी प्रतीत हुई। वह देखने लगा, सबसे ऊंची मंजिल पर ठीक बीचों बीच एक कमरा है। कमरे के मध्य में एक खिड़की है। इस खिड़की में से बलराज सामने की ओर देख रहा है। चांदनी रात है। मकान में, सड़क पर, नगर में सभी जगह सन्नाटा है। सामने की पहाड़ी की बर्फीली चोटी चांदनी में चमक रही है। रह रहकर ठंडी हवा के झोंके खिड़की की राह से कमरे से आते हैं और बलराज के शरीर भर में एक सिहरन सी उत्पन्न कर जाते हैं। सहसा दूर पर वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। बलराज ने देखा कि चमकती हुई बर्फीली चोटी पर एक अस्पष्ट सा चेहरा दिखाई देने लगा। यह चेहरा तो उसका देखा भाला हुआ है। बलराज ने पहचाना, ओह, यह तो उषा है। आज की नहीं, आज से 4 साल पहले की। वीणा की ध्वनि क्रमश और भी अधिक करुण हो उठी। वह मानो पुकार पुकार कर कहने लगी, ओ मेरे देवता, ओ मेरे देवता। 4 दूसरे ही दिन बलराज की बहन ने उसे सिनेमा देखने के लिए निमंत्रित किया। उषा भी साथ ही थी। भयानक रस का चित्र था। बोरिस कार्लोफ का फ्रैंकनस्टाइन। बलराज मध्य में बैठा, उसकी बहन एक ओर और उषा दूसरी ओर। खेल शुरू होने में अभी कुछ देर थी। बातचीत में बलराज को ज्ञात हुआ कि उषा ने अभी तक अधिक फिल्में नहीं देखी हैं और न उसे सिनेमा देखने का कोई विशेष चाव ही है। खेल शुरू हुआ। सचमुच डराने वाला। श्मशान से मुर्दा खोद कर लाया जाना, प्रयोगशाला में सूखे शव की मौजूदगी, अकस्मात मुर्दे का जी उठना, यह सभी कुछ डराने वाला था। बालिका उषा का किशोर हृदय धक धक करने लगा और क्रमश वह अधिकाधिक बलराज के निकट होती चली गई। आखिरकार एक जगह वह भय से सिहरसी उठी और बहुत अधिक विचलित होकर उसने बलराज का हाथ पकड़ लिया। फ्रैंकनस्टाइन ने बड़ी निर्दयता से एक अबोध बालिका का खून कर दिया था। उषा के कांपते हुए हाथ के स्पर्श से बलराज को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके शरीर भर में प्राणदायिनी बिजली सी घूम गई हो। उसने बालिका के हाथ को बड़ी नरमी के साथ थोड़ा सा दबाया। उषा ने उसी क्षण अपना हाथ वापस खींच लिया। खेल समाप्त हुआ। बलराज ने जैसे इस खेल में बहुत कुछ पा लिया हो, परंतु प्रकाश में आकर जब उसने उषा का मुंह देखा तो उसे साफ दिखाई दिया कि बालिका के चेहरे पर हल्की सी सफेदी आ जाने के अतिरिक्त और कोई भी अंतर नहीं आया। उसकी आंख उतनी ही पवित्र और अबोध थी जितना खेल शुरू होने से पहले। उत्सुकता को छोड़कर और किसी का भाव उसके चेहरे पर लेशमात्र भी चिन्ह नहीं था। बलराज ने यह देखा और देखकर जैसे वह कुछ लज्जित सा हो गया। गाड़ी एक स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। बलराज कुछ उनींदा सा हो गया। उसकी आंखें जरा खुली हुई थीं। सामने की सीट पर एक दड़ियल सिपाही अजीब ढंग से मुंह बनाकर उबासियां ले रहा था। बलराज को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे फ्रैंकनस्टाइन का भूत सामने से चला आ रहा है। लैंप के निकट से एक छोटी सी तितली उड़ी और बलराज के हाथ को छूती हुई नीचे गिर पड़ी। बलराज को अनुभव हुआ मानो उषा ने उसका हाथ पकड़ा है। बहुत दूर से इंजन की सीटी सुनाई दी। बलराज को ऐसा जान पड़ा जैसे उषा चीख उठी हो। उसके शरीर भर में एक कंपन सा दौड़ गया। मुमकिन था कि बलराज की नींद उचट जाती,
परंतु इसी समय गाड़ी चलने लगी और उसके हल्के हल्के झूलों ने उसके उनीदेपन को दूर कर दिया। 5. शर्मीली तबीयत का होते हुए भी बलराज काफी सामाजिक है। अपरिचित या अल्पपरिचित लोगों से मिलना जुलना और उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकना उसे आता है, परंतु न जाने क्या कारण है कि उषा के सामने आकर वही बलराज कुछ भीगी बिल्ली सा बन जाता है। उषा अब लाहौर के ही एक कॉलेज में एमए में पढ़ रही है। अब वह सुसंस्कृत, सभ्य और सामाजिक नवयुवती बन गई है। बलराज अब किसी कॉलेज में नहीं पढ़ता, फिर भी स्थानीय कॉलेजों के विद्यार्थियों में अत्यधिक लोकप्रिय है और विद्यार्थियों का नेता है। सभा सोसाइटियों में खूब हिस्सा लेता है, बहुत अच्छा भाषण दे सकता है। वह कवि है, लेखक है, चित्रकार है और उषा भी जानती है कि वह सभी कुछ है। इसी कारण वह बलराज को विशेष इज्जत की निगाह से देखती है। परंतु बलराज जब उषा के सामने पहुंचता है तब वह बड़ी निराशा के साथ अनुभव करता है कि उसकी वह संपूर्ण प्रतिभा, ख्याति और वाक्शक्ति न जाने कहाँ जाकर छिप गई है। सूरज डूब चुका था और बलराज लॉरेंस बाग की सैर कर रहा था। अंधेरा बढ़ने लगा और सड़कों की बत्तियां एक साथ जगमगा उठीं। बाग में एक कृत्रिम पहाड़ी है। इस पहाड़ी के पीछे की सड़क पर अधिक आवागम नहीं रहता। बलराज आज कुछ उदास और दुखी था। वह धीरे धीरे इसी सड़क पर बढ़ा चला जा रहा था। इसी समय उसके नजदीक से एक तांगा गुजरा। बलराज ने उड़ती निगाह से देखा, तांगे पर 2 युवतियां सवार हैं। अगले ही क्षण एक लड़की ने प्रणाम किया। बलराज के शरीर भर में आह्लाद की लहर सी घूम गई। ओह, यह तो उषा है। बलराज ने उषा के प्रणाम का कुछ इस तरह जवाब दिया, जिससे उसने समझ लिया कि जैसे वह उसे ठहरने का इशारा कर रहा है। तांगा कुछ दूर निकल गया था। उषा ने तांगा ठहरवा लिया और स्वयं उतरकर बलराज के निकट चली आई। आते ही बड़े सहज भाव से उसने पूछा, कहिए, क्या बात है? बलराज को कुछ भी नहीं सूझा। उसने तांगा ठहरने का इशारा बिल्कुल नहीं किया था, परंतु यह बात वह इस वक्त किस तरह कह सकता था? नतीजा यह हुआ कि बलराज उषा के चेहरे की ओर ताकता ही रह गया। उषा कुछ हतप्रभ सी हो गई। फिर भी बात चलाने की गरज से उसने कहा, आपकी सराय पर शीर्षक कविता मैंने कल ही पढ़ी थी। आपने कमाल कर दिया है। बलराज ने यूं ही पूछ लिया, आपको वह पसंद आई? खूब। इसके बाद बलराज फिर चुप हो गया। शायद उसके हृदय में अनेक भावों की आंधी सी उठ खड़ी हुई कि कुछ भी व्यक्त कर सकना उसके लिए आसान नहीं था। जिस तरह तंग गले की बोतल ऊपर तक भर दी जाने के बाद अपनी आंतरिक प्रचुरता के कारण ही उल्टा देने पर भी खाली नहीं हो पाती, उसी तरह बलराज के हार्दिक भावों की घनता ही उसे मूक बनाए हुए थी। उषा प्रणाम करके लौटने ही लगी कि बहुत धीरे से बलराज ने पुकारा, उषा। उषा घूमकर खड़ी हो गई। मुंह से उसने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उसकी आंखों में एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह साफ तौर से पढ़ा जा सकता था।